Hi friends, I am Vinay. Welcome to my channel where we discuss legal concept in a comprehensive manner for easy learning of laws. So today's topic is भारतीय साक्ष्य अधिनियम. हम एक पूरा सीरीज चलाएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का. इट इज वन ऑफ द थ्री क्रिमिनल लॉज दैट आर इन इफेक्ट इन इंडिया इट इज पर नाउ. सो हम इस जो पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है. इसका पूरा सीरीज हम चलाएंगे. ये पहला क्लास है. इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा देखेंगे, डेफिनेशंस को थोड़ा देखेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे. और जो इस चैप्टर का ये इस लॉ का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, उसको हम कुछ इनिशियल पॉइंट्स उसका डिस्कस करेंगे, कुछ सेक्शन डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इसके अंदर मतलब बिफोर गोइंग डीप इनटू द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लेट मी मेक यू एक्वेंट विद द क्रिमिनल लॉज इन इंडिया एज ऑफ नाउ. सो देर आर थ्री क्रिमिनल लॉज. वन इज भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो पहले आईपीसी था, एंड सेकंड वन इज बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, एंड टुडेस टॉपिक व्हिच इज द थर्ड वन, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है. जो बीएनएस है वो आपका एक सब्सटेंटिव लॉ है. इसको हम सब्सटेंटिव लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ मतलब जो भी लॉ में आपका सारा राइट्स, लाइबिलिटीज, रेमेडीज डिफाइन होता है, उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं. जैसे कि आपका बीएनएस है, इसमें क्या है, सारा क्राइम्स का डेफिनेशन है, और क्राइम करने के बाद जो ऑफेंडर होता है उसका क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होता है, मतलब उसका पनिशमेंट्स क्या होता है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल मतलब डेफिनेशन है. तो ये जो क्राइम का डेफिनेशन है, पनिशमेंट का प्रोविजन है, ये सारे सब्सटेंस इसमें है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ. लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसमें क्या होता है, उसमें सारा प्रोसीजर मेंशन किया जाता है. मतलब कभी कोई ऑफेंस कमिट हुआ तो ऑफेंस का कमीशन के बाद इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट कैसे होता है, कौन करता है, ट्रायल कैसे चलता है, जजमेंट कैसे आता है, ये सारा जो प्रोसेस रहता है, आपका पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस को आपका बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन किया गया है. इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ. जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये भी एक प्रोसीजरल लॉ ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका एविडेंस, कौन सा एविडेंस रिलेवेंट है, कौन सा एविडेंस रिलेवेंट नहीं है, एविडेंस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाता है, एविडेंस को कैसे एग्जामिन किया जाता है, ये सारा प्रोसेस वहां पे मेंशन है, प्रोसीजर्स मेंशन है. इसलिए इसे प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं. लेकिन इसको मोर एक्यूरेटली एक एडजेक्टिव लॉ कहते हैं. बीएसए को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक एडजेक्टिव लॉ कहते हैं. क्यों एडजेक्टिव लॉ कहते हैं? क्योंकि जो बीएस है इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें सारे एविडेंसेस है. ठीक है. वी डील विद द एविडेंसेस इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम. साक्ष्य मतलब एविडेंस. सो एविडेंस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं कोई भी जो क्राइम हुआ है उसका जो ऑफेंडर है उसका ऑफेंस है कि नहीं. ठीक है. अगर कोई एक्यूज के खिलाफ कोई एविडेंस मिला तो उसका ट्रायल होगा, कन्विक्शन होगा. अगर एविडेंस कुछ ना मिला तो वो तो मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कोई एविडेंस नहीं मिला तो उसका तो केस ही खत्म हो गया वहां पे. ठीक है. सो एविडेंस के बलबूते पर हम क्राइम का ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और एक्विटल या कन्विक्शन होता है जो भी एक्यूज का, उसको हम प्रोसेस करते हैं. इसीलिए जो एविडेंस होता है इसको एक एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं. जैसे हम अगर कॉमन इंग्लिश ग्रामर एग्जाम्पल ले, मैं अगर एक ट्री बोलूं, एक ट्री क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में इसे नाउन बोलते हैं. ठीक है. लेकिन मैं अगर बोलूं कि एक टॉल ट्री है, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है. मतलब एडजेक्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव गिव्स सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन. सिमिलरली यहाँ पे एविडेंस क्या करता है, एविडेंस के बेसिस पे क्राइम का प्रूफ होता है. मतलब जो एक्यूज्ड है उसका क्या रोल था, वो ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है, ये सारा प्रूव होता है. इसीलिए एविडेंस लॉ को हम बोलते हैं एडजेक्टिव लॉ. ठीक है. जो एविडेंस लॉ है वो हमारा अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, नया लॉ है. सो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव लॉ. ठीक है. लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा हमको. जो बीएसए है उसका दो तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता है. इसका सिविल केस में भी इम्प्लीमेंटेशन रहता है, और क्रिमिनल मैटर में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है. मतलब आपका जो एविडेंसेस है वो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज होता है वो बोथ सिविल सूट्स में भी यूज में आता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी यूज में आता है. ठीक है. ये दोनों लेकिन प्योरली क्रिमिनल लॉस है. बीएनएस और बीएनएसएस दो प्योरली क्रिमिनल लॉस है, लेकिन बीएसए का एप्लीकेशन सिविल सूट में भी आता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी आता है. ठीक है. सो हम इसको डिटेल में पूरा बीएसए को कवर करेंगे. एक पूरा लेक्चर सीरीज होगा. ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास है. इसमें मैं आपको एक छोटा सा जर्नी में लेता हूँ. मैं आपको पूरा एक छोटा ब्रीफिंग देता हूँ कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें एक्चुअली टोटल आपका 4 पार्ट्स हैं. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4.
4 पार्ट्स क्या कवर करते हैं? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक कवर करते हैं, ठीक है? और सेक्शंस कितने हैं? आपका टोटल 170 सेक्शंस हैं। तो इसका सेग्रीगेशन कैसे हुआ है? आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में एक ही चैप्टर है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 एक ही चैप्टर है, जो कि आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जिसमें आपका इसका शॉर्ट टाइटल, इसका एप्लीकेशन और डेफिनेशंस वगैरह जो भी डेफिनेशंस है वो सारा मेंशन किया गया है। जो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 दो ही सेक्शन है इस पार्ट में। लेकिन पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 आपका चैप्टर 2 को कवर करता है। एक ही चैप्टर है पार्ट 2 में, जो आपका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है। और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो चैप्टर है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसको पूरा कवर करेंगे, कोई जल्दी नहीं। तो इसमें आपका सेक्शन 3 से सेक्शन 50 तक है, 3 to 50। ओके, देयर आर 48 सेक्शंस इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 6 तक है, ठीक है? चैप्टर 3, 4, 5, 6 चार चैप्टर हैं पार्ट 3 में, जिसमें आपका प्रूफ और एविडेंस के बारे में रिलेटेड है। एविडेंस ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। हम इसको डिटेल कवर करेंगे, ओरल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, पूरा डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। ये सेक्शन 51 से लेके सेक्शन 103 तक है, ठीक है? और जो आखिरी वाला पार्ट है चैप्टर 4, इसमें आपका आता है चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12। इसमें आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, एस्टोपेल, विटनेसेस, ये सारे डिस्कस करें। इसको कंफ्यूजन मत होइए, हम पूरा डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 104 से लेके चैप्टर 170 तक है, ठीक है? सो यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट द बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्राइजेस ऑफ 4 पार्ट्स, 12 चैप्टर्स एंड 170 सेक्शन, ठीक है? 4 पार्ट्स, 12 चैप्टर्स एंड 170 सेक्शंस, ठीक है? इसको याद रखिए। आपका जो सेक्शन 2 है बीएसए का, उसका सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए टू लेके क्लॉज एल तक 12 डेफिनेशन है। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है आपका डेफिनेशंस ऑफ एविडेंस। ये तो बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। इट इज ऑल अबाउट एविडेंसेस ओनली। ओके, सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई डिफाइंस द एविडेंस। ओके, हम इसको, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बैरक से मैंने उठाया है पूरा। सो ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली जो एविडेंस दिया, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली दिया गया है वो भी, वो स्टेटमेंट्स भी, और जो फिजिकली दिया गया है वो स्टेटमेंट्स भी, ठीक है? विच द कोर्ट परमिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्टेटमेंट को कोर्ट परमिट करती है, या फिर कोर्ट रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस। कोर्ट जो भी एविडेंस को परमिट करती है, जो भी स्टेटमेंट्स को परमिट करती है, या फिर विटनेस को बोलती है कोर्ट की आप स्टेटमेंट दो, वो सारे स्टेटमेंट्स, ठीक है? इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो भी फैक्ट अंडर इंक्वायरी, मतलब जो भी केस है, उस केस से रिलेटेड जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो कोर्ट एडमिट करती है, एक्सेप्ट करती है, या फिर विटनेस को बोलती है कि ये स्टेटमेंट तुम दो, इस ये टॉपिक के रिलेटेड स्टेटमेंट्स तुम दो, ये सारे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? ओरल एविडेंस, ठीक है? और एक चीज है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अपने आप ही है, ठीक है? फिजिकल डॉक्यूमेंट तो है ही, इसके साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट है, प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है? सो ब्रॉडली यहाँ पे आपका जो एविडेंस का डेफिनेशन है, यहाँ पे दो चीज को दिया गया है, एक है ओरल एविडेंस और एक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होता है? वो सारे स्टेटमेंट्स, फिजिकल स्टेटमेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट हो, जो कोर्ट एडमिट करती है, जो कोर्ट एक्सेप्ट करती है, या फिर कोर्ट विटनेस को बोलता है कि तुम ये स्टेटमेंट दो, ये टॉपिक का रिलेटेड स्टेटमेंट दो, वो सारे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। और जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होता है, आपका कोई भी एक लेटर हो गया, कोई भी एक ऑफिस का, कोई गवर्नमेंट ऑफिस का कोई ऑर्डर हो गया, या फिर आपका ईमेल हो गया, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं, जो कि मतलब कोर्ट एक्सेप्ट करता है जो डॉक्यूमेंट को, वो होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये डेफिनेशन में आपका एविडेंस का डेफिनेशन में ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों को ही डिफाइन किया गया है, लेकिन और भी एविडेंसेस है, जैसे हम बोलते हैं, एक है आपका फिजिकल एविडेंस, ठीक है? फिजिकल एविडेंस क्या होता है? सपोज कहीं पे कुछ मर्डर हुआ है, एक नाइफ से स्टैब करके किसी का मर्डर किया गया है, तो वो जो
नाइफ है, वो क्या है? वेपन ऑफ मर्डर है, वो मर्डर वेपन है। तो वो जो मर्डर वेपन है वो स्टेटमेंट नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो क्या है? वो एक फिजिकल एविडेंस है। ठीक है। हम जो बी मतलब बीएसए में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, सारे एविडेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ई जो एविडेंस का डेफिनेशन बोलता है, ये क्या बोलता है? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। ठीक है। तो ये जो मीन्स एंड इंक्लूड्स मतलब जो ओरल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके अलावा भी और सारे डॉक्यूमेंट्स हो और सारे एविडेंसेस भी हो सकते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर, और जब हम डिफरेंट सेक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। और जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है फैक्ट, जो है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज एफ। उसमें फैक्ट एक वर्ड है। अगर आप फैक्ट को लेके आप तीन चीज पढ़ेंगे, एक है आपका फैक्ट, दूसरा है आपका फैक्ट इन इश्यू, और तीसरा है आपका रेलेवेंट फैक्ट। ये तीनों को आप अगर समझ गए तो आधा भी से आप इसे ही समझ जाओगे। ठीक है। मतलब वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन इसका मीनिंग एज पर द क्रिमिनल लॉ, एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको हम टेक्निकली हमें समझना पड़ेगा इसे। ठीक है। तो फैक्ट क्या है? देखिए, आप इसका डेफिनेशन देखिए। एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय एनी सेंसेस। मतलब क्या है? आपका सेंसेस क्या है? आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, हमारे आईज हो गया, नोज हो गया, टोंग हो गया, ईयर हो गया और स्किन, हमारे पांच सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है। ये पांच सेंसरी ऑर्गन का जो सेंसेस है, इस सेंसेस से हम जो भी कोई एक चीज हो गया, कि कोई चीज का जो स्टेट है या फिर उस चीज से रिलेटेड कोई भी चीज है, ये सारे जो हम सेंस करते हैं, वो जो सेंस होता है जो भी चीज, वो एक फैक्ट है। मतलब आपने अगर कुछ देखा तो एक फैक्ट है, आप कुछ सुने तो वो फैक्ट है, आप कुछ महसूस किए तो फैक्ट है। ये सारे फैक्ट है। ठीक है। जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम सेंस करते हैं। और एक पॉइंट टू क्या बोलता है? एनी मेंटल कंडीशन विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई भी कॉन्शियस पर्सन का कोई भी मेंटल कंडीशन जो होता है, वो भी एक फैक्ट है। मतलब जैसे हम क्रिमिनल लॉ में हम जब आईपीसी और जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया मतलब क्या होता है? आपका जो मेंटल स्टेट होता है, गिल्टी माइंड होता है, जो जो ऑफेंडर होता है उसका। तो वो क्या होता है? गिल्टी माइंड एक कॉन्शियसनेस है। जो भी ऑफेंडर ऑफेंस करता है, उसका माइंड में कॉन्शियसनेस होता है। वो जानबूझकर कुछ करे या बिना जाने भी कुछ करे, लेकिन उसका माइंड जो कॉन्शियस स्टेज में रहता है, वो कॉन्शियस स्टेज का हर एक मेंटल कंडीशन को हम बोलते हैं फैक्ट। ठीक है। तो इसका इलस्ट्रेशन देखिए, ये बैरेक में ही है, आपका बीएसए का बैरेक में है। देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन ए ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। अगर कोई भी जगह पर कोई भी चीज एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके रखा गया, आप उसको देख रहे हैं, सो यू आर सेंसिंग दैट थिंग, सो ये एक फैक्ट है। दैट ए पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग, कोई आदमी कुछ सुन रहा है, कोई देख रहा है, वो भी एक फैक्ट है। दैट ए पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, कोई आदमी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स अटर करता है। मतलब सपोज कोई बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, ये हम सुन रहे हैं, सो ये भी एक फैक्ट है। ठीक है। और एक चीज है, दैट ए पर्सन होल्ड्स ए सर्टेन ओपिनियन, कोई भी अगर कोई ओपिनियन देता है, हम जो यहाँ पे पढ़े थे ना, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। सो अगर कोई पर्सन कोई ओपिनियन देता है, अपना कोई ओपिनियन देता है, तो अपना कॉन्शियस माइंड में देता है, वो कुछ थॉट प्रोसेस होता है उसका, वो थॉट प्रोसेस का रिजल्ट में वो कुछ ओपिनियन देता है। ठीक है। तो और एक है सर्टेन इंटेंशन, जो मैं मेंस्ट्रिया के बारे में बोल रहा था, कोई भी ऑफेंस करने के लिए कोई इंटेंशन चाहिए होता है, वो इंटेंशन भी क्या है? आपका कॉन्शियस ब्रेन का एक मेंटल कंडीशन है। ठीक है। गुड फेथ, गुड फेथ मतलब क्या? बीएनएस में इसका डेफिनेशन है। गुड फेथ मतलब कुछ भी अगर ड्यू केयर और कॉशन के साथ किया जाता है, तो उसे बोला जाता है कि ये काम गुड फेथ में किया गया है। तो गुड फेथ होने के लिए क्या चाहिए? एक आदमी का कॉन्शियस ब्रेन चाहिए। ठीक है। कुछ फ्रॉडुलेंटली हुआ, फ्रॉडुलेंटली मतलब क्या? डिसऑनेस्टली किसी को डिसीट करना, किसी को ठगना। ठीक है। तो किसी को अगर ए अगर बी को ठगता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड है, वो प्लान करके उसे ठगता है। ठीक है। ये उसका एक मेंटल कंडीशन है। ये भी आपका एक फैक्ट है। यूजेस ए पर्टिकुलर वर्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस। ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूं। ए अगर बी को कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, सिंपली अगर हम कोई किसी को देख रहा है तो हम क्या मतलब निकाल दें? समबडी सीइंग अनदर पर्सन।
बट अगर कोई गुस्से में आके बोलता है मैं तुम्हें देख लूंगा, तो देख लूंगा वर्ड बोल रहा है, लेकिन उसका मीनिंग क्या रहता है? वो कुछ विंडिक्टिव सेंटेंस मतलब फीलिंग से बोलता है, कुछ रिवेंज लेने का फीलिंग से बता रहा है मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है, तो ये वर्ड का मीनिंग कुछ अलग है, लेकिन उसका स्टेट ऑफ माइंड जो सेंस में बोलता है वो कुछ अलग है। मतलब क्या, वो अपना कॉन्शियस माइंड में कुछ अलग सा सोच रहा है। मैं तुम्हें देख लूंगा मतलब ऐसा नहीं कि बस मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वैसा नहीं। वो बोल रहा है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें कुछ हार्म भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब वैसा होता है। तो ये सारी चीज क्या होता है, आपका फैक्ट होता है। मतलब आप सिंपली ये चीज माइंड में रख लीजिए, कोई भी चीज जिसे आप सेंस कर रहे हैं वो एक फैक्ट है। कोई भी चीज जो किसी कॉन्शियस पर्सन का कोई भी मेंटल कंडीशन होता है वो भी एक फैक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्ट का डेफिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और क्लॉज जी। फैक्ट इन इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts, the existence or non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। ठीक है, ये टेक्निकल jargons होते हैं, इसको आप सिंपली अगर समझना चाहोगे तो देखिए, एक होता है आपका फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू क्या होता है? ये एक फैक्ट होता है। फैक्ट का डेफिनेशन हम पढ़े। वो जो फैक्ट होता है, कोई भी इश्यू में, कोई भी पर्टिकुलर केस में जो भी फैक्ट होता है, जिससे क्या होता है, कोई चीज का होने का या ना होने का, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। अगर एग्जिस्टेंस है तो उस एग्जिस्टेंस का नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है, और राइट, लायबिलिटी और डिजेबिलिटी, एसेप्टेड और डिनाइड। एसेप्टेड मतलब एक्सेप्टेड, डिनाइड मतलब रिजेक्टेड, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। सूट मतलब सिविल, प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल। मैं आपको जो बोल रहा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, बीएसए का दोनों केस में एप्लीकेशन है, सिविल केस में भी एप्लीकेशन है और क्रिमिनल केस में भी एप्लीकेशन है। नेसेसरीली फॉलोस, नेसेसरी फॉलोस मतलब क्या? आप इसको सिंपली ऐसे समझिए। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी एक जगह पे एक रॉबरी हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है? यहाँ पे फैक्ट इन इशू है रॉबरी हुआ कि नहीं। अगर एक्यूज्ड ए बी सी, तीन पर्सन है एक्यूज्ड, सो ए बी सी वो रॉबरी में इन्वॉल्व थे कि नहीं, वो रॉबरी कैसे किए, ठीक है। और जो जहां पे भी रॉबरी हुआ है वहां किसी का हर्ट हुआ क्या, वो पर्टिकुलर केस का रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसे बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, सिंपली ऐसे ही समझिए, कोई भी केस में जो भी फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं वो सारे, डायरेक्टली जो भी फैक्ट्स इन्वॉल्व है वो सारे फैक्ट्स को बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। इसका एक एक्सप्लेनेशन है, whenever under the provisions of any law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer of such issue to such issue is a fact in issue। इसको आप ऐसे समझिए, आपका जब भी कोई ट्रायल चलता है क्रिमिनल केस का, उसमें क्या होता है, जब भी कॉग्निजेंस लेता है कोई मजिस्ट्रेट या कोई जज, जब भी कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस लेता है उसके बाद वो क्या करता है, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखता है और चार्जेस फ्रेम करता है। ठीक है, मतलब जो भी एविडेंस होता है उससे जो भी चार्जेस में वो सेटिस्फाइड होता है वो चार्जेस वो फ्रेम करता है। वैसे भी जब भी कोई सिविल केस होता है वहां पे इश्यूज फ्रेम होते हैं। मतलब एक डिस्प्यूट है, सपोज एक लैंड का पेज है, इसका दो क्लेमेंट है, ए बोल रहे हैं मेरा लैंड है, बी बोल रहे हैं मेरा लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब केस जाएगा सिविल कोर्ट में तो सिविल जज क्या करेगा, कुछ इश्यूज फ्रेम करेगा। मतलब ये लैंड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये लैंड का ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट है क्या, ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट है उसपे किसका नाम है, ए का नाम है या फिर बी का नाम है। सो ये सारे इश्यूज वो जज फ्रेम करेगा पहले, फिर वो हर एक इश्यू का आंसर ढूंढेगा। मतलब आंसर क्या होगा, अगर ये लैंड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सपोज कोई एक जगह है, वो जगह में ये लैंड एग्जिस्ट करता है, वो जो आंसर है वो आंसर है आपका फैक्ट इन इश्यू। और दूसरी बात, वो अगर डॉक्यूमेंट ढूंढेगा तो जज डॉक्यूमेंट ढूंढेगा और वो डॉक्यूमेंट में किसका नाम है ये क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, डॉक्यूमेंट में ए का नाम है। सो जो आंसर निकला कि ए के नाम में डॉक्यूमेंट है वो है एक फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, सो क्रिमिनल केस में जो भी फैक्ट्स होता है, केस के रिलेटेड जो भी डायरेक्ट फैक्ट्स होता है उसे फैक्ट इन इश्यू बोलते हैं। लेकिन सिविल केसेस में जो जज जो इश्यूज फ्रेम करते हैं वो इश्यूज का जो आंसर निकल के आता है वो आंसर्स फैक्ट इन इश्यू होता है। ठीक है, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग में ये एक डिफरेंस है फैक्ट इन इश्यू को लेकर। ठीक है, तो इसका कुछ इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं। A is accused of the murder of B
एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू। तो अगर कोई मर्डर का केस है तो वहां पे फैक्ट इन इशू क्या होगा? ठीक है, एक होता है दैट ए कॉज बी's डेथ, ए बी का डेथ कॉज किया है, ये सो नो, ये एक फैक्ट इन इशू है। दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बी's डेथ, ए का इंटेंशन क्या था बी का डेथ कॉज करने का, तो ये एक फैक्ट इन इशू है। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, वो जो मर्डर हुआ है वो एक सडन प्रोवोकेशन के लिए हुआ है, वो जो प्रोवोकेशन है वो भी ये इश्यू का एक फैक्ट है। ठीक है, तो प्रोवोकेशन होता है वो क्या होता है, वो एक मेंटल स्टेट होता है। ठीक है, तो वो भी एक फैक्ट इन इश्यू है। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट which caused B's death was by reason of unsoundness of mind or incapable of knowing its nature। ठीक है, मतलब इसको हम जब बीएनएस का जनरल एक्सेप्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई अगर किसी का मर्डर करता है, मर्डर करने के दौरान वो अपना स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा था कि वो जो एक्ट कर रहे हैं उसका नेचर उसे समझ में नहीं आ रहा था, या फिर वो अनसाउंड माइंड का था। ठीक है, ये सारे भी वही इश्यू का फैक्ट्स है, तो इसे बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। तो ये सारे इलस्ट्रेशन है, आपका बैरेक में ये डायरेक्टली मेंशन है, मैं वहां से जस्ट कॉपी पेस्ट किया हूँ इसे। तो फैक्ट इन इशू में आपको क्या याद रखना है, आपको दो चीज याद रखना है। पहला चीज है आपका सिविल मैटर में क्या है फैक्ट इन इशू, दूसरा चीज है आपका क्रिमिनल मैटर में क्या है फैक्ट इन इशू। सिविल मैटर में फैक्ट इन इशू क्या है? सिविल मैटर में जज जब भी इश्यूज फ्रेम करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, वो क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वो होता है आपका फैक्ट इन इशू। और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वहां पे जो भी मतलब कोई केस है, वो केस का रिलेटेड जो भी डायरेक्टली रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं फैक्ट इन इशू। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है रिलेवेंट, जो आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज के में डिफाइन किया गया है। रिलेवेंट मतलब क्या? जो किसी भी इवेंट के साथ किसी का कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन को बोलते हैं रिलेवेंट। अगर कनेक्टेड है तो रिलेवेंट है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है बैरेक में? ए फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के लिए रिलेवेंट माना जाएगा व्हेन, कब माना जाएगा? इट इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of facts। और relevancy of facts कहाँ पे मेंशन है आपका? सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक। तो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक जो relevancy of fact का चैप्टर है, वो चैप्टर्स में जहां पर भी कहां पे कोई कनेक्शन बनाया गया है कि फैक्ट ए के साथ फैक्ट बी का कनेक्शन है, तो बी ए के लिए एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक मर्डर हुआ है, ठीक है, ए एक पर्सन है जिसका मर्डर हुआ है, ठीक है, और बी एक्यूज्ड है, बी के ऊपर एलिगेशन है कि वो ए का मर्डर किया है। सपोज हम लेते हैं एग्जांपल 1 जनवरी 2026, ये डेट पे बी ने ए का मर्डर मुंबई में किया। लेकिन अगर ऐसा कोई फैक्ट है जहां पे ये सब्सटेंशिएट होता है कि 1 जनवरी 2026 को बी दिल्ली में था, मुंबई में था ही नहीं। अगर मैं आइसोलेटेडली बोलूं कि 1 जनवरी 2026 को बी दिल्ली में था, तो ये कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। लेकिन अगर इसका एक्यूजेशन है कि 1 जनवरी 2026 को ये ए का मर्डर किया है, लेकिन वहां पे मैं अगर बोलूं कि नहीं उस दिन वो तो दिल्ली में था, वो मुंबई में था ही नहीं, तो वो जो फैक्ट है, वो उसका दिल्ली में रहने का जो फैक्ट है, वो यहाँ पे रिलेवेंट बन जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट। एक फैक्ट के लिए मतलब जो फैक्ट इन इशू है, बी ए का मर्डर किया है या नहीं किया है, ये फैक्ट इन इशू है। और मर्डर के दिन बी मुंबई में नहीं था, दिल्ली में था, ये रिलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन हम पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव इनटू द सेक्शंस ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मैं आपको इंट्रोडक्शन में बोला था इसका 4 पार्ट है और 12 चैप्टर हैं और 170 सेक्शंस हैं। सो जो पहला चैप्टर आपका जो पहला पार्ट था वो चैप्टर 1 था, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को कवर करते हैं। जो पार्ट 2 है उसमें आपका चैप्टर 2 है, जो चैप्टर 2 आपका सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक है। वो चैप्टर का नाम क्या है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है, मैं आपको वो ये भी बोला था कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट इज द कोर ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारे सब चैप्टर्स भी हैं, हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। जो पहला सेक्शन आता है आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में, वो है आपका सेक्शन नंबर 3। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? एविडेंस में बी गिवन
इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, मैं आपको बोला था सूट मतलब सिविल केसेस और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये दोनों में एप्लीकेबल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। किसके लिए? ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। मतलब जो सेक्शन 3 है वो बोल रहा है कि आपका जो भी केस है, जो भी सिविल सूट है या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उसमें जो भी फैक्ट इन इश्यू है और रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, ये दोनों का ही रेलिवेंस रहता है। मतलब ये दोनों ही एक्सेप्ट होते हैं, बाकी कोई फैक्ट, मतलब सपोज कोई भी एक केस है, किसी मतलब एक थेफ्ट का केस है, और जो एक्यूज्ड है, जो थीप हम जिसको एक्यूजेशन, जिसके ऊपर एलिगेशन है, कोई अगर बोलता है कि वो आदमी एक ब्लू कलर का शर्ट पहना था, तो थेफ्ट से रिलेटेड है क्या ये थेफ्ट से रिलेटेड नहीं है, ये फैक्ट इन इश्यू भी नहीं है और रिलेवेंट फैक्ट भी नहीं है, तो इसको ये एडमिसिबल फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो एडमिसिबल फैक्ट कौन सा होता है? आपका जो भी मतलब ऐसा कोई फैक्ट है जो आपका फैक्ट इन इश्यू है, डायरेक्टली वो इश्यू का फैक्ट है, वो केस का फैक्ट है, या फिर वो एक कनेक्टेड फैक्ट है, वो एक रिलेटेड फैक्ट है, जिसे हम रेलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। तो ये रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू, ये दोनों का ही जो एविडेंसेस होता है, वो एविडेंसेस ही कोर्ट में एक्सेप्ट होता है, बाकी कोई एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सेक्शन 3 को बोला जाता है कि गेट कीपर सेक्शन ऑफ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन अंदर जा सकता है, कौन अंदर नहीं जा सकता है। मतलब कौन सा एविडेंस कोर्ट एडमिट करती है, कौन सा एविडेंस कोर्ट एडमिट नहीं करती है, कौन सा एविडेंस कोर्ट एडमिट करती है जो फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड हो या फिर रिलेवेंट फैक्ट हो। वो दो तरह के एविडेंस ही कोर्ट एक्सेप्ट करती है। बाकी जो भी एविडेंस होता है वो इरेलीवेंट होता है, वो उसका कोई रिलेवेंट नहीं होता है, वो एक्सेप्ट नहीं होता है, एडमिटेड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में जो लिखा हूं, एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली फॉर वन फैक्ट इन इश्यू टू रेलिवेंट फैक्ट। सो जो भी एविडेंस होता है वो एडमिसिबल कब होता है, कोर्ट कब एक्सेप्ट करता है? अगर वो फैक्ट इन इश्यू है, इशू का रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड फैक्ट होता है, या फिर कोई रेलिवेंट फैक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, डिड ए किल बी, अगर कोई मर्डर का केस है, तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ए बी का मर्डर किया है क्या, इसका अगर कोई एविडेंस है तो वो फैक्ट इन इशू का एविडेंस है, तो वो एडमिसिबल है। वैसे भी रेलिवेंसी ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स का मतलब कंसेप्ट क्या है, जो आपका सेक्शन 4 से लेके 50 ऑफ बीएस है, जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है सेक्शन 3 से 50, 3 तो ये सेक्शन खुद है, इसके बाद जो भी 4 से 50 है, जो भी सारे सेक्शन है, ये सारे सेक्शन में जो जो फैक्ट को रिलेवेंट माना गया है, वो रिलेवेंट फैक्ट के बेसिस पे अगर कोई एविडेंस आता है तो कोर्ट उसे मतलब एडमिट करती है, नहीं तो एडमिट नहीं करती। तो जो भी एविडेंस एडमिसिबल होगा वो क्या होना चाहिए, वो इधर फैक्ट ऑफ इश्यू होना चाहिए या फिर रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इफ ए फैक्ट डजंट फॉल इनटू दीज टू कैटेगरीज, इट इज इनएडमिसिबल इवन इफ ट्रू। अगर ये दो फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट को छोड़ के अगर कोई और भी फैक्ट है, वो अगर ट्रू भी हो तो भी वो एक्सेप्टेड और एडमिटेड नहीं होता। जैसे मैं बोला, एक थीप है, वो ब्लू कलर का शर्ट पहना है, वो तो थीप मतलब थेफ्ट से रिलेटेड ही नहीं है ना। वो सच है, वो ब्लू कलर का शर्ट पहना था, लेकिन वो थेफ्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उसका एडमिसिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक केस लॉ है आपका, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक केस है। यहाँ पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर सिनोनिम टर्म्स, ठीक है, बट हैव डिफरेंट लीगल इम्प्लीकेशन। मतलब जो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी, कौन सा चीज रेलिवेंट है, रेलिवेंट नहीं है, कौन सा चीज एडमिसिबल है या एडमिसिबल नहीं, ये दोनों सिनोनिम है, एक ही तरह का मीनिंग है, लेकिन इसका जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो डिफरेंट होता है। सेक्शन 3 ऑफ बीएसए दैट मेक्स रिलेवेंसी ए प्री कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी। मतलब कोई एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं, उसका प्री कंडीशन है रिलेवेंसी। अगर कोई फैक्ट है जो रिलेवेंट है, उसका मतलब नहीं बन गया कि वो एडमिसिबल है, ठीक है। ये जो केस में यही सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि हर कोई रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो भी पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है, अगर कोई एक्यूज पर्सन पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट देता है पुलिस स्टेशन में अरेस्ट के दौरान, वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। उसको इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उसको एक इन्वेस्टिगेट मतलब एक एविडेंस के बेसिस पर उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट में कोई भी पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। कोर्ट कोई भी पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट को एविडेंस नहीं मानती, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे।
मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी का प्री कंडीशन है, लेकिन रेलेवेंस मतलब नहीं कि वो एडमिसिबल है। रेलिवेंट फैक्ट होने के बाद भी कोई कुछ कुछ एविडेंस एडमिसिबल नहीं हो सकते, जैसे कि पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है एक्यूज के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 3, जो कि आपका गेटकीपर सेक्शन है, जो क्या कवर करता है। सेक्शन 3 ये मतलब प्रोवाइड करता है कि कोई भी एविडेंस हो, अगर वो फैक्ट इन इश्यू या फिर रिलेवेंट फैक्ट होगा, तो ही उस एविडेंस का रिलेवेंस रहता है, वो एडमिसिबल होता है। अगर वो फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट के अंडर नहीं आता है, तो वो रिलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 4 से 14, जो आपका, जो मैं बोला था आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में जो चैप्टर 2 है, उसमें आपका चैप्टर का नाम है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक है। सेक्शन 3 तो एक डिफाइनिंग सेक्शन है, जिसे हम गेट कीपर सेक्शन बोले अभी। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 14 तक एक सब चैप्टर है, जो जिसका नाम है आपका क्लोजली रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, जो फैक्ट्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें हम एक पे 1 बाय 1 सारे सेक्शन देखेंगे। पहले हम सेक्शन 4 को देखते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये जो पर्पल कलर में है, ये पूरा आपका बेयर एक्ट का डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बेयर एक्ट बुक से आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। रेस जेस्टे डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? रेस जेस्टे मैक्सिम है, इसका मीनिंग होता है थिंग्स डन। द थिंग्स दैट हैज बीन डन इज नोन एज रेस जेस्टे। तो ये सेक्शन, ये जो हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ये रेस टेस्टर का मीनिंग क्या है, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है सेक्शन 4 में। पहले हम देखते हैं सेक्शन 4 का मीनिंग क्या है। सेक्शन 4 का मीनिंग है फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट विच आर नॉट टेक्निकली इन इशू, जो फैक्ट इन इशू नहीं होते हैं। इन इशू मतलब जो केस में, वो केस का डायरेक्ट रिलेटेड फैक्ट कुछ नहीं होता, डायरेक्ट इन्वॉल्व फैक्ट कुछ होते नहीं, बट आर सो कनेक्टेड टू ए फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट। यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, सेम ट्रांजेक्शन, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मतलब सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी एक केस है, कोई भी एक क्राइम है, वही क्राइम जब होता है, वही क्राइम होने के साथ ही जो अदर चीजें, अदर थिंग्स होते हैं, उसको बोलते हैं एक ही ट्रांजेक्शन में। एक ट्रांजेक्शन मतलब एक हैपनिंग। ठीक है, अगर ए बी का मर्डर करता है, ठीक है, ए मर्डर्स बी, ठीक है, तो जो एक्ट से ए बी का मर्डर करता है, वो एक ट्रांजेक्शन है, वो एक हैपनिंग है। उसी दौरान जो भी चीज होते हैं, उसको बोला जाता है कि वो सेम ट्रांजेक्शन में हुआ। ए ने बी को चाकू से स्टैब करके मारा है, तो ए ने एक चाकू लाया, बी मतलब बी के बॉडी में वो स्टैब किया, बी चिल्लाया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ऐसा कुछ चिल्लाया। और सपोज यहाँ पे सी है, जो एक बाईस्टैंडर है, मतलब वो पास में खड़ा था, वो देख रहा है कि ए बी को मार रहा है, तो सी भी डर के चिल्लाया, अरे ए बी को मार दिया, ऐसे कुछ करके चिल्लाया। तो ये सारा चीज ना एक ही ट्रांजेक्शन में हो रहा है, मतलब एक ही इवेंट में हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेम ट्रांजैक्शन। और इस सेम ट्रांजैक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये जो ए बी को मार रहा है, सी देख रहा है, यहाँ पे जो ये एक बहुत मतलब डिस्टर्बिंग सीन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ए अगर कुछ बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा, बी बोल रहा है प्लीज मुझे मत मारो, सी बोल रहा है अरे देखो देखो ए बी को मार रहा है। ये सारा इतना डिस्टर्ब स्टेज में होता है कि इसका फैब्रिकेशन का कोई चांस नहीं, मतलब कोई मैनिपुलेट करके कुछ नहीं बोल सकता। वो अपने आप इमोशन से निकल जाता है मुंह से। ठीक है, वो जो डिस्टरबेंस के दौरान मुंह से अपने आप निकल जाने वाला जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो एविडेंस के बेसिस पे एक्सेप्ट किया जाता है, और उसे बोला जाता है रेस चेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द कनेक्शन मस्ट बी इमीडिएट। वो जो कनेक्शन होना चाहिए, वो मतलब जो भी एविडेंस है और जो भी क्राइम है, वो दोनों में कनेक्शन इमीडिएट होना चाहिए। मतलब जब भी वो क्राइम हो रहा है, तब भी कोई स्टेटमेंट किसी के मुंह से निकल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो एक ही इवेंट में होना चाहिए, जो सेम ट्रांजेक्शन हम पढ़े। स्पॉन्टेनिटी इज की टू रूल आउट फैब्रिकेशन। स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई झट से हो गया, तो कोई अगर ऐसे, मतलब जो मैं बोला, ऐसे इमोशनल डिस्टरबेंस सीन में अगर किसी के मुंह से कोई निकलता है, इतना स्पॉन्टेनियस होता है, इतना झट से वो निकलता है मुंह से, जिसको हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर एक मच्छर आ रहा है, तो हम ऐसे करके मार देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारा हाथ कब उठा कब लग गया। ये जो छोटा सा सीन है ना, ये अपने आप से हो रहा है। ठीक है, और रेस जस्टिस का कंसेप्ट वही है, जो अपने आप से कोई मुंह से निकल गया, जो अपने आप से किसी ने कुछ कर दिया, उससे मतलब इतना स्पॉन्टेनियसली होता है कि उसमें कोई डुप्लीकेशन, मतलब कोई फैब्रिकेशन नहीं कर सकता, वो जेन्युइन ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे।
क्राइस ऑफ ए विक्टिम, अगर कोई विक्टिम चिल्ला रहा है, अरे मुझे मत मारो, अरे मेरा चीज मत लो, मगर जब मतलब जो कभी कुछ होता है और वो इमोशनली डिस्टर्ब होके वही सीन में कुछ बोलता है, तो वो हमेशा जेन्युइन होता है। इमीडिएट स्टेटमेंट बाय ए विटनेस, जो मैं बोला, यहाँ पे सी खड़ा है, देख रहा है ए बी को मार रहा है और चिल्ला रहा है, अरे ए बी को मार रहा है, देखो देखो, ऐसे करके वो चिल्ला रहा है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ड्यूरिंग ए क्राइम, कोई भी क्राइम के दौरान कोई भी विक्टिम हो या एक्यूज्ड हो, वो जो स्पॉन्टेनियस कुछ बोलते हैं, वो सारा स्टेटमेंट आपका रेस जस्ट के अंदर आता है, सेक्शन 4 के अंदर आता है, और वो सारे रेलिवेंट है, ठीक है। एक केस लॉ है इसका, आपका सुकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, केस 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द विक्टिम इमीडिएटली आफ्टर बीइंग शॉट टोल्ड अ विटनेस द नेम ऑफ द अटैकर, किसी आदमी को गोली लगा और वहां पे एक विटनेस खड़ा था, जो विक्टिम था जिसको गोली लगा, वो गोली लगते ही वो साइड में खड़े होने वाला आदमी को बोला कि वो पर्सन, जो भी एक्यूज का नाम था, वो पर्सन ने मुझे गोली मारा है। तो एक आदमी को गोली लगा है, वो पेन में होगा, फिजिकल पेन और मेंटल ट्रॉमा में होगा, उसी कंडीशन में अगर वो विटनेस को कुछ बोल रहा है, तो वो विदाउट, वो अनफेब्रिकेटेड, वो जेन्युइन है, वो रियल है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा आपका सेक्शन 5, सेक्शन 5 में हम क्या पढ़ते हैं, कॉजल कनेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे तीन चीज पे हम एम्फसाइज करेंगे, एक होता है ओकेजन, एक होता है कॉज, और एक होता है इफेक्ट, ठीक है। कोई भी मतलब सिविल सूट हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, उसमें कोई ओकेजन क्रिएट होता है तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, कोई कॉज का कोई मतलब पता चलता है तो भी रेलेवेंट फैक्ट है, और इफेक्ट, जो भी इफेक्ट को दर्शाता है, वो भी रेलेवेंट फैक्ट होता है। ओकेजन मतलब क्या, सपोज ये तीनों को हम एक ही एग्जांपल में देखते हैं। कोई एक एक पर्सन है ए, ठीक है, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर एक बहुत इजी एग्जांपल है जो सबको समझ में आता है, इसीलिए मैं बार बार मर्डर का एग्जांपल लेता हूँ। लेकिन हम एग्जांपल किसी का भी ले सकते हैं। जो एक्यूज्ड है वो बी है, बी ने ए का मर्डर किया है, ऐसा एलिगेशन है, ठीक है। तो ये जो ट्रायल चलेगा, जब भी एविडेंस को देखा जाएगा, तो अगर ऐसा कोई मतलब एविडेंस है जो ये ओकेजन को शो कर रहा है कि द सेटिंग और अपॉर्चुनिटी, मतलब द विक्टिम वाज अलोन एट होम, अगर ऐसा कोई एविडेंस है जिसमें ये शो होता है कि ये जो एक घर था, एक घर के अंदर ए अकेला था, ठीक है। अगर ए अकेला था, ऐसा कोई एविडेंस प्रूव होता है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि अकेला होने से इसका मर्डर होने का चांस बढ़ सकता है, क्योंकि कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, वो अपने डिफेंस में जो करेगा, अगर नहीं कर सकता है तो उसका मर्डर हो जाएगा। तो ये एक ओकेजन को शो करता है कि अकेला है, इसीलिए इसका मर्डर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। मतलब यही एक एविडेंस से पूरा केस का मतलब कंक्लूजन निकलता है, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस को मिला के कोई भी केस का कंक्लूजन निकलता है। हम बस पढ़ रहे हैं कि कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है और कौन सा फैक्ट रिलेवेंट नहीं है। कोर्ट कौन सा फैक्ट को एक्सेप्ट करती है, एडमिट करती है, और कौन सा फैक्ट को एडमिट नहीं करती है, जो एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी का पार्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका कॉज। कॉज क्या है, व्हाट ट्रिगर्ड द इवेंट, तो क्वारल प्रिसीडिंग ए मर्डर, मतलब सपोज कोई एक एविडेंस है जिससे ये साबित होता है कि मर्डर से पहले, ए का मर्डर से पहले ए और बी के बीच में कोई एक क्वेरल हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये कॉज शो करता है। बी के पास एक मोटिव डेवलप हो रहा है, ये जो क्वारल है कुछ बहुत सीरियस क्वारल है, तो बी के अंदर कोई मोटिव डेवलप हो रहा है कि मैं ए को जाके मार दूं, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ये कॉज शो कर रहा है। ओकेजन क्या शो कर रहा था, ए घर में अकेला था, ये एक ओकेजन है। इन दोनों में एक झगड़ा हुआ था, ये कॉज है, ठीक है, जिसे हम मोटिव भी बोल सकते हैं। और इफेक्ट क्या है, द आफ्टरमाथ, ठीक है। कोई क्राइम होने के बाद, आफ्टरमाथ मतलब बाद में जो होता है, फुटप्रिंट्स हो गया, ब्लड स्टेन्स हो गया, डिस्टर्ब फर्नीचर हो गया। अगर एक घर में अकेला था, बी आके ए का मर्डर कर रहा है, तो दोनों में स्ट्रगल होगा, फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा होगा, ब्लड स्टेन्स होगा, अगर ए ने बी को स्टैब कर दिया चाकू से, छुरी से, ठीक है, तो ब्लड स्टेन्स भी होगा। तो वो जो फुटप्रिंट्स हो या फिंगरप्रिंट्स हो, सपोज वहां पे एक चाकू पड़ा है जिसमें बी का, जिसमें ए का खून लगा है और बी का फिंगरप्रिंट्स है। तो ये सब क्या है, ये इफेक्ट्स हैं। ये जो मर्डर हो गया उसका आफ्टरमाथ, उसके बाद जब भी फॉरेंसिक टीम वहां पे पहुंचेगी, जब भी पुलिस वहां पे पहुंचेगी, जब वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे, तो वहां पे क्या ढूंढेंगे, वो एविडेंस ढूंढेंगे। कहाँ पे ब्लड है, किसका फिंगरप्रिंट है, फर्नीचर बिखरा हुआ पड़ा है, मतलब स्ट्रगल हुआ है, तो ये मर्डर है।
स्ट्रगल नहीं हुआ, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, तो कोई भी बोल सकता है कि ये सुसाइड था। लेकिन अगर पूरा स्ट्रगल का निशानी है तो ये आफ्टरमाथ है और ये इफेक्ट है। वो जो स्ट्रगल हुआ है दोनों के बीच में, उसका इफेक्ट में फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आपका रेलिवेंट फैक्ट्स होता है। ठीक है, कोई भी ऑफेंस का जो ओकेजन है, कौन सा सिचुएशन में वो क्राइम हुआ, ठीक है, कौन सा रीजन के लिए हुआ जो कॉज होता है, और होने के बाद क्या इफेक्ट है, वहां पे क्या क्या चेंज हुआ है, ये सारे आपका रेलिवेंट फैक्ट्स है। ठीक है, एक लैंडमार्क केस है आपका, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस पल्टन मल्ला। डिस्कवरी ऑफ द मर्डर वेपन और फुटप्रिंट्स एट द सीन इज रिलेवेंट एज इफेक्ट ऑफ द क्राइम। ठीक है, हम जो इफेक्ट यहाँ पे जो इफेक्ट के बारे में पढ़े, ठीक है, अगर कोई क्राइम सीन में कोई मर्डर वेपन मिलता है जिसमें एक्यूज का फिंगरप्रिंट है और डिसीज का ब्लड लगा है, तो वो एक इफेक्ट है, मतलब मर्डर होने से ही उसमें ब्लड लगा और फिंगरप्रिंट लगा। ठीक है, तो वो इफेक्ट इफेक्ट के बेसिस पे उसको रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये केस में, ये लैंडमार्क केस में ये कंक्लूजन निकल के आया। तो सेक्शन 5 में मोटा मोटा हम क्या पढ़े, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, तीन चीजों के बारे में पढ़े। वो तीनों आपका रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 6। ये वाला पार्ट आप पढ़ सकते हैं, ये बेयर एक्ट से है। इसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सेक्शन 6 मोर इज मोर रिलेटेड टू मेंस रिया एंड एक्टर्स रियस। मेंस रिया में क्या आता है आपका, जैसे आपका मोटिव हो गया, इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, ये सारा आपका मेंस रिया जो मेंटल एलिमेंट्स होते हैं। एक्टर्स रियस मतलब जो फिजिकल एक्ट हुआ है। ठीक है, तो तीन चीज है आपका, एक होता है मोटिव, एक होता है प्रिपरेशन, एक होता है कंडक्ट। कोई भी क्राइम को लेके ये तीनों चीज का अगर कोई एविडेंस है तो उसको रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, हम तो इस चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं ना, कौन सा फैक्ट रेलेवेंट है, कौन सा फैक्ट रेलेवेंट नहीं है। अगर कोई एक एविडेंस है जिससे ये साबित होता है कि वहां पे एक मोटिव था, जैसे कि द साइकोलॉजिकल ड्राइविंग फोर्स, जो मोटिव का एक्चुअली डेफिनेशन है, इंटेंशन फॉर्म करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है वो मोटिव होता है। कोई वजह होना चाहिए। ठीक है, वो वजह को हम मोटिव बोलते हैं। नीड फॉर मनी और रिवेंज, मतलब रिवेंज लेना एक मोटिव होता है। मोटिव के रिलेटेड कोई भी एविडेंस होगा तो वो रिलेवेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिपरेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बाइंग पॉइजन। इफ somebody wants to kill another by giving poison, so वो क्या करेगा, पहले पॉइजन खरीद के लाएगा। ठीक है, वो जो पॉइजन खरीद के लाता है वो प्रिपेयर करता है, वो क्राइम करने का प्रिपरेशन में फेज में है वो। ठीक है, वो अगर ऐसा कोई प्रिपरेशन फेज का कोई एविडेंस मिला तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, और कंडक्ट, कंडक्ट मतलब जो एक्शन होता है, कंडक्ट मतलब जो एक्टर्स रियस होता है, जो फिजिकल एक्ट होता है। यहाँ पे बिहेवियर ऑफ द एक्यूज्ड और विक्टिम इन रेफरेंस टू द सूट और क्राइम। सूट मतलब सिविल केस में, क्राइम मतलब क्रिमिनल केस है। ठीक है, तो जो भी एक्यूज्ड और विक्टिम होते हैं, उनका जो भी एक्शन होता है, वो एक्शन भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंट होता है, वो रेलेवेंट फैक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एब्सकॉन्डिंग आफ्टर ए क्राइम, कोई क्राइम करके भाग रहा है। ठीक है, क्राइम सीन से अगर कोई भाग रहा है तो दो रीजन हो सकता है। एक तो वो डर गया है, मतलब वो ये सोच के भाग रहा है कि मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन पुलिस अगर मुझे यहाँ देख लेगी तो मुझे अरेस्ट कर लेगी, ऐसे डर के वो भाग रहे हैं। या फिर वो खुद वो ऑफेंडर होगा जो ऑफेंस करने के बाद बचने के लिए भाग रहा है। ठीक है, इन एनी केस अदर एविडेंस को मिला के तो वो प्रूव होगा कि वो एक्यूज मतलब ऑफेंस में इन्वॉल्व था या नहीं था। लेकिन वो जो कंडक्ट है, मतलब क्राइम सीन से भागने वाला, कोई भी अगर क्राइम सीन से भाग रहा है तो ये एक एविडेंस है। ठीक है, ब्राइबिंग ए विटनेस, अगर कोई विटनेस को ब्राइब देता है, ठीक है, विटनेस को कब ब्राइब कौन देगा, मतलब विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्राइब दिया जाता है। अगर कोई पर्सन एक विटनेस को ब्राइब दे रहा है तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पे प्रूव होता है ना, तो वो भी एक एविडेंस है, वो रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडक्ट को लेके एक कंडीशन है कि कंडक्ट इज रिलेवेंट ओनली इफ इट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस बाय ए फैक्ट एंड इशू। ये जो हम थर्ड पॉइंट पढ़े कंडक्ट, ये कंडक्ट कब रिलेवेंट होगा, कब रिलेवेंट नहीं होगा, ये तब भी रिलेवेंट होगा जब ये कोई फैक्ट एंड इश्यू को इन्फ्लुएंस करता है या फिर खुद कोई फैक्ट एंड इश्यू से इन्फ्लुएंस होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो सुपर रिले के लोगों को मारते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ठीक है, एक बी पर्सन है, वो बी पर्सन का मर्डर के लिए ए को एक्यूज किया गया है, मतलब ऐसा एलिगेशन है कि ए ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। मर्डर से एक हफ्ता पहले से
ए हमेशा बी को फॉलो करता था, बी जहां भी जाता था ए उसको फॉलो करता था। ठीक है, तो ए का बी को एक हफ्ते से फॉलो करना ए का बी को मारने से रिलेटेड है, वो फैक्ट इन इश्यू को इन्फ्लुएंस करता है। अगर ये प्रूव हो गया कि एक हफ्ते से ए बी को फॉलो कर रहा था, तो ये तो फैक्ट इन इश्यू क्या है, ए बी को मारा है, ये तो फैक्ट इन इश्यू है। मारा है या नहीं, ए बी को मारा है या नहीं, ये फैक्ट इन इश्यू है। लेकिन ए बी को अगर एक हफ्ते से मर्डर से पहले एक हफ्ते से फॉलो कर रहा है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है, जो कि फैक्ट इन इश्यू को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कंक्लूजन से कंक्लूजन की तरफ खींच के निकालता है। ठीक है, और दूसरा एक सिचुएशन में बता रहा हूं, बी के मर्डर होने के बाद ए के अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया, मनी, बहुत सारा पैसा आ गया, और वो महंगी महंगी चीज खरीद रहा है, वो फॉरेन ट्रिप ले रहा है, ठीक बी के मर्डर के बाद। तो ये क्या है, ये जो फैक्ट है, ए कुछ महंगा चीज खरीदा, ए कुछ फॉरेन ट्रिप लिया, इसका इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है इस केस से। लेकिन ये अगर ए का मतलब एक्ट है जो कि बी के मर्डर के बाद तुरंत हो रहा है, तो ये रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि ए के पास पैसा नहीं था, बी के मरने के तुरंत बाद ए के अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया, और वो महंगा चीज खरीद रहा है, फॉरेन ट्रिप में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है, ये यहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है, और दिस फैक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट इन इशू। जो ए का बी को मर्डर करने का फैक्ट इन इशू है, उससे ये इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये होने से ही, ए का बी को मारने से ही जो पैसा मिला है, उससे ये महंगा चीज खरीद रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है, कंडक्ट इज रेलिवेंट ओनली इफ इट इट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। अगर वो फैक्ट इन इशू, कोई भी ऐसा कंडक्ट है, कोई भी ऐसा मतलब काम है जो फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस होता है। ए बी को फॉलो करना फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करता है। मर्डर के बाद ए कुछ करना, महंगी चीज खरीदना, ज्यादा पैसा उड़ाना, ये सब फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो ये सारे रेलेवेंट बन जाते हैं। ये दो कंडीशन में कंडक्ट रेलेवेंट बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखें, मोटिव और प्रिपरेशन और कंडक्ट, ये तीनों चीज जो होते हैं, कोई भी क्राइम है, कोई कोई भी सूट हो या कोई भी क्राइम हो, ये तीनों आपका रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक केस था, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस किंग एम्पेरर, ये प्री इंडिपेंडेंट केस था। द एक्यूज्ड रनिंग अवे इमीडिएटली आफ्टर द पुलिस अराइव्ड वाज रेलेवेंट कंडक्ट शोइंग द गिल्टी माइंड। वहां पे क्या हुआ था, एक क्राइम सीन से एक आदमी भाग रहा था। ठीक है, तो क्राइम सीन से भाग रहा था, तो कोर्ट ने इसे एडमिट किया कि एक रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि ये कंडक्ट शो करता है। ये कंडक्ट से क्या प्रूव होता है, अगर कोई आदमी क्राइम सीन से भाग रहा है, तो ये क्राइम का एविडेंस। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 6। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 7 में हम ये पढ़ेंगे कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, ऐसा फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स भी रेलेवेंट होते हैं। तो इसमें हम 5 तरह की चीज पढ़ेंगे। एक होता है एक्सप्लेन ए फैक्ट इन इशू, सेकंड होता है इंट्रोड्यूस अ रेलेवेंट फैक्ट, थर्ड होता है एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए थिंग और ए पर्सन, फोर्थ होता है फिक्स द टाइम और प्लेस ऑफ एन ऑकरेंस, फिफ्थ होता है आपका शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, देखिए ये जो चीज है, एक्सप्लेन ए फैक्ट इन इश्यू और इंट्रोड्यूस अ रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट हम जो सेक्शन 3 में पढ़े थे, जो भी एविडेंस आपका फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट को प्रूव करते हैं, वो शो करते हैं, वो फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं। तो वही बोल रहा है कि फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट को जो भी एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी फैक्ट्स, वो सारे फैक्ट्स आपका बन जाते हैं रेलेवेंट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में क्या है, एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए थिंग और ए पर्सन। ऐसा कोई भी फैक्ट हो जो किसी पर्सन या थिंग का आइडेंटिटी को सब्सटेंशिएट करता हो, वैसा फैक्ट भी रेलेवेंट होता है। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टीआईपी। सपोज ए एक पर्सन है जिसका रेप हुआ है, ये रेप का विक्टिम है। ठीक है, ये एक्यूज कर रही है कि बी ने इसका रेप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे विक्टिम है ए और एक्यूज है बी। तो ये जब कंप्लेंट पुलिस के पास आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चीज करती है, बी का आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए बी जैसे दिखने वाले बहुत सारे आदमी को यहाँ पे आके ए के सामने खड़ा कर देता है। ठीक है, और ए को बोलते हैं पुलिस की इनमें से कौन सा आदमी आपका रेप किया है। ठीक है, तो ए आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो पर्सन है बी, ये बी पर्सन मेरा रेप किया था। ठीक है,
तो ये जो सारे मतलब ये जो एक्यूज के जैसे जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोगों को एक साथ खड़ा करके एक को विक्टिम को बोला जाता है, इनमें से ढूंढो कौन एक्यूज कौन गिल्टी है। तो इसको बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। और तो जो आइडेंटिफिकेशन परेड होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डॉक आइडेंटिफिकेशन परेड, एक होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आपका इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है जो पुलिस करती है। डॉक आइडेंटिफिकेशन आपके ट्रायल के दौरान होता है और जो कोर्ट में होता है। ठीक है, ये चीज हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और डॉक आइडेंटिफिकेशन परेड ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये कोरोबोरेशन में काम में आता है। कोरोबोरेशन मतलब लॉजिकली कनेक्ट करना, बहुत सारे एविडेंस को लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट करके कंक्लूजन में पहुंचने को कोरोबोरेशन कहते हैं। वो टीआईपी और डीआईपी को कोरोबोरेट करके कंक्लूड कंक्लूड किया जाता है कि ए अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में बी को पहचानी थी और डॉक आइडेंटिफिकेशन परेड में कोर्ट में भी वो अगर बी को पहचानते, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। दिस शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ द विक्टिम। ठीक है, वो ठीक से पहचान रही है, टेस्ट में भी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और डॉक में भी, ट्रायल के दौरान। दोनों सीन में अगर वो पहचानती है कि यही एक्यूज्ड है, यही रेप किया है, तो इसको मतलब ये मीनिंग निकलता है कि इसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, कोर्ट इसको ज्यादा मानता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका कोई ऐसा फैक्ट जो फिक्स द टाइम और प्लेस ऑफ एन अकरेंस। कोई भी ऐसा मतलब फैक्ट निकल के आता है जिससे आपका कोई भी क्राइम का टाइम या प्लेस अगर प्रूव होता है, तो वो भी आपका रेलेवेंट बन जाता है। और कोई भी ऐसा फैक्ट जो शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, मतलब ऐसा कोई फैक्ट है ए और बी के बीच में कुछ पहले से ही झगड़ा था, ऐसा कुछ अगर फैक्ट निकल के आता है, तो ए ने बी का मर्डर किया है, इसको हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। तो वो वाला फैक्ट भी, वो जो रिलेशन, जो फैक्ट से इन दोनों का रिलेशन का पता चलता है, उसको रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। ठीक है, इसका एक लैंडमार्क केस है रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या था, टीआईपी इज ए प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। द कोर्ट हेल्ड the TIP is for the satisfaction of the investigation and to corroborate the witness identification in the court। जो मैं TIP और DIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और डॉक आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बोल रहा था। टीआईपी एक प्रिलिमिनरी एविडेंस है, वो डॉक आइडेंटिफिकेशन परेड से करोबोरेट करके उसका क्रेडिबिलिटी एनहांस किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 7 में हम क्या पढ़े, हम 5 चीज पढ़े। ये 5 चीज को रिलेटेड अगर कोई भी हमें फैक्ट मिलता है, उसे हम रेलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो भी फैक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो कोई भी एक रिलेवेंट फैक्ट को ठीक से एक्सप्लेन करता हो या फिर ठीक से इंट्रोड्यूस करता हो। वो क्या हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एक्सप्लेन ए फैक्ट इन इश्यू, और इंट्रोड्यूस ए रेलेवेंट फैक्ट, और एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए थिंग और पर्सन, और फिक्स द टाइम ऑफ ए प्लेस ऑफ ऑकरेंस, और शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज। ये सारे चीज को लेकर अगर कोई फैक्ट हमें मिलता है, तो हम उसे रिलेवेंट मानेंगे। ये बोलता है आपका सेक्शन 7। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 8 ऑफ बीएसए। तो सेक्शन 8 में क्या है आपका, ये आपका बेयर एक्ट का पार्ट है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ये आपका कॉमन इंटेंशन और कंस्पिरेसी के बारे में बोल रहा है। कभी भी कोई कंस्पिरेसी अगर होता है, तो कंस्पिरेसी में जो कॉमन इंटेंशन होता है, वो कॉमन इंटेंशन के अंदर क्या होता है, सपोज मान के चलिए कि 3 आदमी है, 3 आदमी मिलके एक कंस्पिरेसी किए। ठीक है, कहीं पे रॉबरी करने का एक कॉन्स्पिरेसी किए 3 आदमी मिलकर। तो ये जो 3 आदमी मिलकर वो कॉमन इंटेंशन फॉर्म करते हैं रॉबरी करने का, इसके दौरान ये वाला सेंटेंस आप देखिए, वंस ए कंस्पिरेसी इज प्राइमा फाइसा एस्टेब्लिश्ड, anything said, done or written by any one of the conspirator in reference to their common intention is relevant against all of them। मतलब अगर एक कॉन्स्पिरेसी हुआ है, यहाँ पे एक आदमी वो कॉन्स्पिरेसी के बारे में कुछ बोलता है या कुछ करता है या कुछ लिख के देता है, तो इसका जो रेलेवेंसी है, ये तीनों पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ बोला जाता है एजेंसी इन कंस्पिरेसी। एजेंसी इन कंस्पिरेसी मतलब क्या, ये जो 3 आदमी है, सपोज मैं बोलता हूँ, सपोज एक्स, वाई और जेड, 3 पर्सन मिलके कॉन्स्पिरेसी किए, तो एक्स का जो भी लिखना हो गया, कुछ बोलना हो गया, कुछ करना हो गया, वो उस चीज के लिए वाई और जेड भी इक्वली लायबल हो जाएंगे।
और ये सब एक रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, मस्ट बी आफ्टर द इंटेंशन वाज फॉर्म्ड एंड बिफोर द कंस्पिरेसी एंडेड। तो जो फैक्ट को हम यहाँ पे रिलेवेंट मानते हैं वो फैक्ट क्या होना चाहिए, जब ये इंटेंशन फॉर्म हुआ उसके बाद, और वो कंस्पिरेसी जब एंड हुआ, सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, मतलब ये मायने नहीं रखते, लेकिन इंटेंशन फॉर्म होने के बाद और कंस्पिरेसी एंड होने से पहले वो जो बीच का टाइम होता है, उसी टाइम में किसी एक भी कंस्पिरेटर का कोई भी काम, कोई भी कहना, कोई भी लिखना, उसका इक्वल लायबिलिटी होता है सारे कंस्पिरेटर के ऊपर। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको एजेंसी इन कंस्पिरेसी। मतलब एक्स वाई और जेड का एजेंट है, वाई एक्स और जेड का एजेंट है, और जेड एक्स और वाई का एजेंट है। ये हर कोई दूसरे कंस्पिरेटर के एजेंट जैसे होते हैं, so far as BSA section 8 is concerned. Okay, तो it treats every conspirator as an agent of others. ठीक है, हर कोई दूसरे कंस्पिरेटर का एजेंट होता है, और इंटेंशन फॉर्म होने के बाद से लेकर कंस्पिरेसी एंड होने के बीच में जो कोई भी होता है चीज, वो सारे रिलेवेंट हो जाते हैं, और हर एक के ऊपर, हर एक कंस्पिरेटर के ऊपर इक्वली काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेलेवेंट केस है आपका मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर। ये प्री इंडिपेंडेंट केस है। लेटर्स रिटन बाय ए कंस्पिरेटर आफ्टर द कंस्पिरेसी वाज ओवर। ठीक है, ये देखिए, आफ्टर द कंस्पिरेसी वाज ओवर मैं क्या बोला था आपको, इंटेंशन फॉर्म होने से लेकर कंस्पिरेसी एंड होने तक वो बीच का टाइम में अगर जो भी फैक्ट आता है वो रिलेवेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, आफ्टर द कंस्पिरेसी वाज ओवर, कंस्पिरेसी खत्म होने के बाद एक खत लिखा गया था वन ऑफ द बाय वन ऑफ द कंस्पिरेटर्स, एक्यूज आर ऑलरेडी अरेस्टेड। कंस्पिरेसी ओवर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूज अरेस्ट हो चुका था, वेर हेल्ड इनएडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन। वही इनएडमिसिबल होगा क्योंकि वो कंस्पिरेसी खत्म होने के बाद का राइटिंग है। अगर कंस्पिरेसी एंड होने से पहले अगर कुछ लिखा होता वो, तो वो एडमिसिबल होता, लेकिन वो कंस्पिरेसी खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद वो लेटर लिखा गया, इसलिए वो इनएडमिसिबल बन गया। ठीक है, दूसरा केस है आपका स्टेट ऑफ नलिनी, जो आपका राजीव गांधी असोसिनेशन केस है। वहां पे क्या हुआ था, कन्फेशंस और एक्ट्स ऑफ वन कंस्पिरेटर आर एडमिसिबल अगेंस्ट को कंस्पिरेटर्स ओनली इफ दे रिलेट टू द कॉमन डिजाइन। ठीक है, मतलब जो भी फैक्ट हम रिलेवेंट मानेंगे वो उनका कॉमन इंटेंशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन से बाहर अगर कोई फैक्ट है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। जो भी, मतलब यहाँ पे राजीव गांधी का असैसिनेशन उनका इंटेंशन था। ठीक है, तो वो असैसिनेशन के रिलेटेड ही अगर कोई फैक्ट निकल के आता है तो वो रिलेवेंट होगा। अगर वो कंस्पिरेसी के जो उनका जो भी टॉपिक था उससे रिलेटेड नहीं होगा तो वो आपका रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम पहला सेंटेंस में यहाँ पे लिखे हैं, थिंग्स सेड और डन बाय ए कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू ए कॉमन डिजाइन। कॉमन डिजाइन मतलब कॉमन इंटेंशन जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखें, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होता है, वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर मतलब जो कंस्पिरेसी फॉर्म हुआ, इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन फॉर्म हुआ, और कंस्पिरेसी का एंड हुआ, उस टाइम के दौरान, उस बीच के टाइम के दौरान अगर कोई भी फैक्ट सामने आता है तो रिलेवेंट माना जाएगा, और वो फैक्ट इक्वली एप्लीकेबल होगा ऑल कंस्पिरेटर्स के ऊपर, बिकॉज इन कंस्पिरेसी एवरीबडी इज एजेंट टू अदर कंस्पिरेटर्स। ठीक है, एक कंस्पिरेटर जो भी करता है वो अप्लीकेबल होता है अदर कंस्पिरेटर्स के ऊपर भी। ठीक है, ये पार्ट आपका बैरेट से लिया गया है। आप ये वाला पार्ट को समझने के बाद बैरेट को पढ़ लेना, वो समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो आपका कॉन्स्पिरेसी और कॉमन इंटेंशन के रिलेटेड फैक्ट्स को रेलिवेंट फैक्ट मानता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, मीनिंग यहाँ पे देखिए आप, a fact becomes relevant if it is inconsistent with any of the fact in issue। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, it makes the existence of a fact in issue highly probable और improbable। यहाँ पे हम दो चीज देखेंगे, कोई भी फैक्ट है वो रिलेवेंट हो सकता है, कब हो सकता है, अगर वो फैक्ट इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो मेल नहीं खाता है, जो हमारा जो फैक्ट इन इश्यू है उसके साथ वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है। या फिर जो फैक्ट अंडर कंसिडरेशन है वो किसी फैक्ट इन इश्यू का एग्जिस्टेंस का प्रोबेबिलिटी या फिर इम्प्रोबेबिलिटी को साइड करता है, वो भी रिलेवेंट फैक्ट होता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किए थे जो एलिबाई के बारे में, मतलब प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई मतलब क्या है,
सपोज मुंबई में जो मैं जो एग्जांपल दिया था, मुंबई में ए का मर्डर हुआ है, ठीक है। एक्यूज कौन है? बी है, ठीक है। ए का मर्डर कहाँ पे हुआ? मुंबई में। और बी एक्यूज है। ये बोला जाता है कि बी ए का मर्डर किया है, ठीक है। तो ये है आपका फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू क्या है? ए का मर्डर मुंबई में हुआ है, फर्स्ट फैक्ट इन इश्यू। ए का मर्डर हुआ है, ये भी एक फैक्ट इन इश्यू। बी ने ए का मर्डर किया है कि नहीं, ये भी फैक्ट इन इश्यू, ठीक है। लेकिन एक और फैक्ट मैं बता रहा हूं, जो जिस भी दिन ए का मर्डर हुआ था उस दिन बी दिल्ली में था। जो एग्जांपल हम पहले डिस्कस किए थे, ये कहाँ पे था? मर्डर के दिन ये दिल्ली में था, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है, बी दिल्ली में था मर्डर के दिन, ये क्या होता है? रिलेवेंट बन जाता है ये प्रूव करने के लिए कि ये तो दिल्ली में था, तो ये मुंबई में आके बी ए का मर्डर कैसे कर सकता है? सो दिस फैक्ट of B being in Delhi is inconsistent with the fact in issue of A's murder। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ए का मर्डर अगर मुंबई में हुआ है और उसी दिन बी दिल्ली में था पूरा दिन, तो ये एक इनकंसिस्टेंट फैक्ट है जो हम यहाँ पे पढ़े। इट इज इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इश्यू। मर्डर था फैक्ट इन इश्यू। ये जो ये जो ए का मर्डर के दिन बाहर और कहाँ होना, इसको बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है प्ली ऑफ एलिबाई, ALIBA, प्ली ऑफ एलिबाई मतलब जो एक्यूज्ड है वो इवेंट के दिन वहां पे था ही नहीं, जो जगह पे वो इवेंट हुआ था, ठीक है। वैसे ही अगर कोई फैक्ट है जो किसी भी एक फैक्ट इन इश्यू का प्रोबेबिलिटी को शो करता है या फिर इम्प्रोबेबिलिटी को शो करता है, उसे हम रेलिवेंट मानते हैं, ठीक है। कॉमन यूज कहाँ पे कॉमन यूज होता है? जो प्ली ऑफ एलिबाई हम अभी सीखे। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या है? ये एक लैटिन मैक्सिम है, इसका मीनिंग होता है एल्सवेयर, मतलब कहीं और, ठीक है। जो हम देखे ये मर्डर मुंबई में हुआ, ये दिल्ली में था, कहीं और था, एल्सवेयर। इफ द एक्यूज वाज इन गोवा, ही कुड नॉट हैव कमिटेड द मर्डर इन दिल्ली एट द सेम टाइम। वही हम जो मुंबई और दिल्ली का एग्जांपल लिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई दिल्ली में मर्डर हुआ है और वो एक्यूज गोवा में था उसी टाइम, तो वो तो मर्डर नहीं कर सकता है। तो ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। सो ये जो एक्यूज को फ्री करने के लिए काम में आता है, ठीक है। उसका लाइबिलिटी खत्म करने के लिए काम में आता है। अ, ये हम जो आप एक मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दृश्यम एक मूवी था। दृश्यम में अजय देवगन का पूरा फैमिली क्या एक फैक्ट को हमेशा दोहराते थे। वो जो मर्डर हुआ था, वो पुलिस ऑफिसर का बेटे का जो मर्डर हुआ था, उस दिन हम पणजी में थे, हम गुरुजी के सत्संग में थे। तो वो एक प्ली ऑफ एलिबाई था, ठीक है। मतलब वो बोल रहे थे कि जो मर्डर हुआ था उस दिन हम मर्डर की साइड में नहीं थे, हम कहीं और थे, और पूरा दिन हम वहीं थे, तो हम मर्डर में हम इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, ठीक है। वो तो था आपका फिक्शन, एक मूवी का सीन था। लेकिन एक रियल केस है, जो दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक लैंडमार्क केस है। यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट ए प्ली ऑफ एलिबाई मस्ट बी प्रूव्ड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। जो भी प्ली ऑफ एलिबाई होता है वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ प्रूव होना चाहिए। मतलब क्या? इफ देर इज इवन ए स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट द एक्यूज्ड कुड हैव रीच्ड द क्राइम सीन, द प्ली फेल्स। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जो मर्डर हुआ है, जो एक्यूज प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है, वो बोल रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पे था जो मर्डर के साइड से 50 किलोमीटर अवे है। तो यहाँ पे क्या चांस बन सकता है? 50 किलोमीटर तो इजीली आ सकता है। 50 किलोमीटर वन कैन इजीली रीच बाय हाफ एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्ली ऑफ एलिबाई फेल हो जाएगा। कोर्ट समझेगी ये कि आप तो 50 किलोमीटर अवे थे, आप तो आके मर्डर करके फिर जा सकते थे, तो यहाँ पे प्ली ऑफ एलिबाई काम नहीं करेगा। सो प्ली ऑफ एलिबाई मस्ट बी प्रूव विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। आप एक ऐसी जगह पे होंगे जहां पे आप पूरा टाइम वहां रहने का प्रूफ देंगे, और इतना दूर होंगे कि आप आके कुछ मर्डर कमिट करके, कोई ऑफेंस कमिट करके वापस नहीं जा सकते। इसे अगर प्रूव कर सकते हैं तो प्ली ऑफ एलिबाई विल वर्क इन योर फेवर, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 9, जिसमें हम क्या पढ़े? दो चीज पढ़े। अगर कोई फैक्ट इन इश्यू से इनकंसिस्टेंट होता है तो वो रेलेवेंट है। और अगर कोई फैक्ट इन इश्यू को मतलब होने का प्रोबेबिलिटी या ना होने का प्रोबेबिलिटी शो करता है, तो वो भी रेलेवेंट बन जाता है एज पर सेक्शन 9। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या है? देखिए, यहाँ पे तो बैरक से ये लिया गया है। मैं आपको यहाँ पे मीनिंग दिखाता हूँ। द सिविल सूट्स क्लेमिंग डैमेजेस। मैं आपको बोला था बीएसए का एप्लीकेशन सिविल सूट्स में भी है। तो कोई भी एक सिविल सूट है जिसमें डैमेजेस कंपेंसेशन क्लेम होता है,
any fact that helps the court to calculate the correct amount of compensation becomes relevant. मतलब एग्जांपल देखिए, इन ए डिफेमेशन केस, कहीं पे कोई डिफेमेशन केस हुआ है, किसी ने डिफेमेशन फाइल किया है, द प्लेंटिव्स हाई रेपुटेशन इज रेलेवेंट टू क्लेम हायर डैमेज। मतलब अगर प्लेंटिव जो है डिफेमेशन केस में उसका रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, तो उसका कंपेंसेशन अमाउंट क्लेम करने का राइट भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देयर बैड रेपुटेशन इज रेलेवेंट टू रिड्यूस डैमेज। अगर जो भी प्लेंटिव है उसका रेपुटेशन खराब है, मतलब डिफेमेशन से उसे क्या ही फर्क पड़ना है। सपोज एक क्रिमिनल है, जिसका जो एक क्रिमिनल अगर डिफेमेशन केस फाइल करता है, उसका वैसे ही रेपुटेशन बहुत खराब है। अगर वो किसी पे केस फाइल कर रहा है, मेरा डिफेमेशन हो गया, तो कोर्ट क्या समझेगी? तो ये तो अपने आप ही क्रिमिनल है, इसका तो कोई रेपुटेशन नहीं है, डिफेमेशन से इसका लॉस क्या ही होगा। तो वहां पे कंपेंसेशन ना भी मिल सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसका क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो अगर प्लेंटिव होकर कोई डिफेमेशन केस फाइल करता है, तो फिर वहां पे कंपेंसेशन का अमाउंट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां पे रेपुटेशन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाता है कि अगर कोई सिविल सूट है, इन एनी सिविल सूट क्लेमिंग डैमेजेस कंपेंसेशन, डैमेजेस मतलब कंपेंसेशन, हम लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़े हैं। एनी फैक्ट दैट हेल्प्स द कोर्ट कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इज रेलेवेंट। जब भी कोई ऐसा फैक्ट होता है जो कोर्ट को हेल्प करता है कंपेंसेशन कैलकुलेट करने में, तब वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम पढ़े हाई रेपुटेशन। हाई रेपुटेशन एक फैक्ट है जिससे कंपेंसेशन अमाउंट कोर्ट ज्यादा कर सकती है। तो हाई रेपुटेशन एक फैक्ट है, वो रेलेवेंट बन जाता है। अगर बैड रेपुटेशन लेंगे तो कंपेंसेशन बहुत कम हो जाएगा। तो बैड रेपुटेशन इज ऑल्सो ए फैक्ट। ठीक है, एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक आपका लैंडमार्क केस है, शेखोपुरा ट्रांसपोर्ट को लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट, एक सिविल केस था। यहाँ पे क्या था, फैक्टर्स सच एज द इनकम ऑफ द डिसीज्ड, एज एंड डिपेंडेंसी आर रेलेवेंट फैक्ट्स अंडर दिस सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द कंपेंसेशन फॉर इन एक्सीडेंट केस। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सीडेंट केस था। एक कंपनी था जिसका एक एम्प्लॉय था, वो एम्प्लॉय का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो फैमिली वाले जो कंपेंसेशन क्लेम कर रहे होंगे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कंक्लूड किया था, जो इनकम है, जो डिसीज्ड पर्सन का इनकम है, उसका जो एज है, उसका जो फैमिली डिपेंडेंसी है, ये सारा फैक्टर्स वहां पे एक्सीडेंटल डेथ का कंपेंसेशन कैलकुलेट करने में हेल्प करते थे। इसीलिए कोर्ट ने उनको रेलेवेंट फैक्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 10, जो कि सिविल सूट में कंपेंसेशन क्लेम जो होता है, वो कंपेंसेशन का क्वांटम कैलकुलेट करने में जो भी फैक्ट कोर्ट को हेल्प करते हैं, वो फैक्ट को कोर्ट रिलेवेंट मानते हैं। से आपका सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या है आपका, ऐसा कोई फैक्ट है जो कि कोई राइट और कस्टम को प्रूफ करते हैं, सब्सटेंशिएट करते हैं, तो वो फैक्ट्स को भी रेलेवेंट फैक्ट्स माना जाता है अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट और कस्टम इज क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर रेलेवेंट। क्या क्या रेलेवेंट है, एक है कोई ट्रांजैक्शन और सेकंड है कोई इंस्टेंस। ट्रांजैक्शन में क्या आता है, वेयर द राइट वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड और रिकॉग्नाइज्ड। इंस्टेंस में क्या आता है, वेयर द राइट वाज एक्सरसाइज, डिस्प्यूटेड और डिपार्टेड फ्रॉम। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉन्ड है। ठीक है, एक पॉन्ड है, यहाँ पे कोई ए नाम का व्यक्ति जो यहाँ पे फिशिंग करता है। ठीक है, बी नाम के एक व्यक्ति आया और ए के साथ उसका डिस्प्यूट हुआ। ए का आर्गुमेंट है ये पॉन्ड उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बी का आर्गुमेंट है ये पॉन्ड बी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये दोनों पहुंच गए सिविल कोर्ट में। तो कोर्ट क्या एविडेंस ढूंढेगी, कोर्ट ढूंढेगी कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दिखाओ जो ट्रांजैक्शन से प्रूव हो सकता है कि ये जो पॉन्ड है ये ए का है या बी का है। सपोज ए एक प्रूफ दिखाता है, ए अपना दादा परदादा किसी का एक अ, मतलब वो जमीन खरीदने का कोई अग्रीमेंट हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, वो लाके शो करता है। ठीक है, तो वो जो फैक्ट है वो यहाँ पे रिलेवेंट बन जाता है, क्योंकि वो मतलब वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ए का है, वो अपने मतलब दादा या परदादा के एंसेस्ट्री से उसको विरासत में मिला है, ये प्रूव होता है वहां पे। तो वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो खरीदने का, वो लैंड खरीदने का जो वो डॉक्यूमेंट वो शो कर रहा है, वो एक रिलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, वैसे कोई इंस्टेंस है, मतलब कोई ऐसा पहले से भी डिस्प्यूट था, जो डिस्प्यूट में कोई दूसरा सिविल कोर्ट ये मतलब डिसीजन में पहुंचा था, ये डिक्री इश्यू किया था कि ये पॉन्ड ए का है, और
मतलब ए का कोई एंसेस्टर का है और वो एंसेस्टर से वो विरासत में उसको वो पॉन्ड मिला है, तो वो जो इंस्टेंस होता है वो इंस्टेंस भी एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है, मगर ऐसा कोई भी फैक्ट जो किसी भी राइट या किसी भी कस्टम को सब्सटेंशिएट करता है, कोई प्रूफ दिखाता है, तो वो सारे मतलब जो भी एविडेंसेस है, वो जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे रेलेवेंट हो जाते हैं एज पर सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, यहाँ पे एक लैंडमार्क केस भी है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम वर्सेस के एम कृष्णಯ್या। यहाँ पे क्या हुआ था, a judgment in a previous suit, even if not between the same parties, finding the existence of a custom is a relevant transaction or instance under this section। मतलब क्या, ये और एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये वाला एग्जांपल को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ए और बी के बीच में एक सिविल केस था जिसमें ए के फेवर में डिक्री आया था। बाद में ए और सी के बीच में और एक सिविल केस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो केस था ए और बी में, जिसमें ए के फेवर में डिक्री आया था, वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है ए और सी के केस में। कोर्ट यहाँ पे रेफरेंस लेगी, ये वाला केस में ए और बी के बीच में जो केस था वहां पे ए के फेवर में डिक्री आया था, ये प्रॉपर्टी ए का ओनरशिप वहां पे प्रूव हुआ था, तो वो वाला एविडेंस यहाँ पे भी कोर्ट रेलेवेंट मान सकती है। ठीक है, जब ए और सी के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसको कंसिडर करने के वक्त, वही यहाँ पे हुआ है, ए जजमेंट इन ए प्रीवियस सूट। ये जो लैंडमार्क केस है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम वर्सेस के एम कृष्णಯ್या, यहाँ पे एक पहले से जो केस था, मतलब एक अलग सा केस था प्रीवियस सूट का, वहां पे जो फैक्ट था वो फैक्ट को कोर्ट ये वाला केस में भी रेलेवेंट फैक्ट मान के उसको प्रोसीड किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 11। हाँ, लेट्स से सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि कोई अगर स्टेट ऑफ माइंड है, जो मेंस रे हम बोलते हैं, कोई इंटेंशन हो, कोई नॉलेज हो, कोई गुड फेथ या नेग्लिजेंस, इलविल, ये सारे हो, और कोई बॉडीली फीलिंग हो, ये सारे रिलेवेंट बन जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे एक मतलब ये जो एग्जांपल है, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स बी हिज वाइफ, expressions of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty are relevant facts। ठीक है, तो ये एग्जांपल में क्या दिया गया है, एक हस्बैंड है ए इज द हस्बैंड एंड बी इज द वाइफ, तो बी हैज एक्यूज्ड ए ऑफ क्रुएल्टी। ठीक है, तो ये जो क्रुएल्टी वाला एक्यूजेशन है, इसका रिलेटेड फैक्ट क्या हो सकते हैं, वो जो जब वो एलिगेशन लाई थी वो वाइफ, उससे पहले और उसके बाद ये हस्बैंड वाइफ दोनों में जो भी एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन है, मतलब वो दोनों साथ में प्यार में थे या फिर वो दोनों में हमेशा झगड़ा होता था, ये सारे फैक्ट जो है ये रिलेवेंट बन जाते हैं वो क्रुएल्टी का फैक्ट इन इशू जो होता है उसके साथ। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हमें समझना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मेंस या एनी क्रिमिनल माने गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, अगर कोई भी फैक्ट वो मेंस्ट्रिया का एग्जिस्टेंस को सब्सटेंशिएट करते हैं, तो वो फैक्ट हमारे लिए रिलेवेंट बन जाता है। इसका एक रिलेवेंट केस है एम्परर्स वर्सेस आलो। यहाँ पे क्या हुआ था, द एक्यूज स्टोले हॉर्स, जो एक्यूज था वो एक घोड़ा चुरा लिया था। एविडेंस that he had stolen horses before was rejected as it showed his general bad character. However, if he was accused of handling stolen goods, previous instances might be relevant to show the knowledge that the goods were stolen। यहाँ पे क्या हुआ था, जो एक्यूज था उसने उसके ऊपर एक एलिगेशन था कि वो घोड़ा चुराया है। यहाँ पे जो पहला एविडेंस था वो एविडेंस ये था कि वो पहले भी स्टील किया था हॉर्स। ठीक है, लेकिन कोर्ट कोर्ट ने बस ये वाला एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोर्ट बोला कि वो पहले से भी हॉर्स चुरा लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी वही चुराया है, पहले से हॉर्स चुराया था, सो दिस शोस इज जनरल बैड कैरेक्टर। मतलब इससे ये प्रूव नहीं हो जाता इस बार भी वही चोरी किया है, लेकिन इससे प्रूव हो सकता है, रिलेवेंट फैक्ट्स अगर हम ज्यादा फैक्ट निकाल सकते हैं किसके ऊपर, कि इसका टेंडेंसी है ये हमेशा स्टोलन चीज को लेके डील करता है, वो स्टोलन चीज से डील करता है। अगर ऐसा कोई फैक्ट हम सबमिट कर सकते हैं तो हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि द एक्यूज्ड हैज एक्चुअली स्टोलन द हॉर्स। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 12, जिस हम सेक्शन 6 में भी पढ़े थे मेंस्ट्रिया के बारे में, मेंस्ट्रिया एक्टस रेस के बारे में सेक्शन 6 में पढ़े थे, जहां हम क्या पढ़े थे, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट।
ठीक है। तो वो सारे मोटिव प्रिपरेशन ऑफ कंडक्ट हम पढ़े थे सेक्शन 6 में। लेकिन यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रिलेट करके पढ़ रहे हैं, हम मेंस्ट्रुआ का एग्जिस्टेंस को रिलेवेंट मान रहे हैं हम किसी भी एक पर्टिकुलर केस के साथ, किसी भी फैक्ट इन इशू के साथ। नेक्स्ट हम सेक्शन 13 देखेंगे। सेक्शन 13 में क्या है, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अगर कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट होता है, कोई क्राइम होता है, तो एक्सीडेंटल होता है या इंटेंशनल होता है, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए जो भी फैक्ट हमारे काम में आते हैं, हम उसको रिलेवेंट फैक्ट मानते हैं एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इफ इट इज अनश्योर वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, the fact that this act formed a part of a series of similar occurrences involving the same person is relevant। ठीक है। एक लैंडमार्क केस है, इसको देख के हम समझ जाएंगे। एक था मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ये एक इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश केस लॉ है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक कपल वाज एक्यूज्ड ऑफ किलिंग एन इन्फेंट। ठीक है। एक कपल एक्यूज थे, आरोप किया था एक बच्चे का किलिंग का। ठीक है। Evidence that bodies of other infants were found in the backyard of houses previously occupied by them was held relevant to rebut the defense of accidental death। मतलब क्या है, यहाँ पे एक कपल थे जिसके ऊपर एलिगेशन था एक बच्चे को मारने का, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो प्ली ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ले रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि हम जानबूझकर नहीं मारे, एक्सीडेंटली हमारे हाथों से उसका डेथ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे प्रूफ निकल के आए, ऐसे फैक्ट्स निकल के आए कि वो कपल जहां पर भी पहले रह के आते थे, मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी घर में वो पहले से रुके हुए थे, वो सारे घर में बच्चों के डेड बॉडी मिला है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूड किया गया कि ये जो एक्सीडेंटल डेथ का वो प्ली कर रहे थे, वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, इसको प्रूफ करने के लिए जो उनका प्रीवियसली ऑक्युपाइड घर से भी ऐसे बच्चों के डेड बॉडी मिले, उसको रेलिवेंट माना गया और उनको दोषी माना गया था। ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला गया है, इफ इट इज अनश्योर वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, जब भी कोई एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, उसमें कोई कंफ्यूजन है, the fact that this act formed part of a series of similar occurrences involving the same person is relevant। जो हम यहाँ पे देखें, प्रीवियसली वो जो भी घर ऑक्युपाई करते थे वहां पे डेड बॉडी मिला है बच्चों के, तो यहाँ पे वो फैक्ट को रिलेवेंट माना गया, क्योंकि ये वाला केस में ये एक्सीडेंटल डेथ था या इंटेंशनल डेथ था, वो पता नहीं चल रहा था। तो पता कैसे चलेगा, उसको रिलेट करके, पहले वाला फैक्ट से रिलेट करके, जो भी घर में वो पहले से रहते थे वहां पर भी बच्चों के लाश मिला था। ठीक है। तो ये है आपका 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है, जब भी कोई एक्सीडेंटल और इंटेंशनल क्राइम के बीच में कोई कंफ्यूजन होगा, तो प्रीवियस अकरेंस अगर कोई भी फैक्ट निकल के आता है, तो वो प्रीवियस अकरेंस का जो रिलेटेड फैक्ट होता है वो सारे यहाँ पे रिलेवेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 14। सेक्शन 14 में क्या है, कोई भी रूटीन और रेगुलरिटी बेस में कोई काम होता है तो उसका रेलेवेंस क्या है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये, व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन क्वेश्चन अबाउट वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसको प्रूव करने के लिए कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज प्रोसीजरल हैबिट। ठीक है। कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसको प्रूव करने के लिए, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिससे ये पता चलता है कि ये एक प्रोसीजरल हैबिट है और वो काम प्रोसीजरल हैबिट के अंदर हमेशा किया जाता है, एक रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में वो हमेशा होता है, वो प्रोसीजर का पार्ट है, तो ये वाला जो फैक्ट है, वो जो प्रोसीजरल हैबिट का जो फैक्ट है, ये वहां पे रेलिवेंट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल है, टू प्रूव ए लेटर वॉज पोस्टेड, एक चिट्ठी पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये अगर क्वेश्चन मतलब फैक्ट इन इशू है, तो उसके लिए रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा, इट इज रेलेवेंट टू शो इट वाज पुट इन द आउटगोइंग मेल ट्रे एंड द ऑफिस रूटीन इज टू पोस्ट ऑल द लेटर्स दैट इन द ट्रे डेली। ठीक है। कोई भी अगर एक बिजनेस हाउस में, कोई कॉर्पोरेट में, कोई ऑफिस में एक लेटर पोस्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये अगर क्वेश्चन है, तो ये फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट क्या हो सकता है, अगर वो ऑफिस में एक ऐसा ऑफिशियल रूटीन है, एक सिस्टम है, मतलब एक बिजनेस प्रैक्टिस है कि हमेशा दिन भर का सारे चिट्ठी एक मेल बॉक्स में डाले जाते हैं और शाम को ऑफिस का एक कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को मतलब वो असाइन किया गया है, वो चिट्ठियों को लेके
पोस्ट करेगा। ये एक रूटीन प्रोसीजर है जो हमेशा फॉलो होता है। तो ये जो रूटीन प्रोसीजर है ये रिलेवेंट बन जाता है कौन से फैक्ट इन इशू के लिए, वो चिट्ठी पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये फैक्ट इन इशू के लिए वो ऑफिशियल प्रोसीजर और डेली रूटीन रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे केस है, लैंडमार्क केस है, कन्हैया लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। द कोर्ट प्रिज्यूम्स दैट ऑफिशियल एंड कॉमन बिजनेस एक्ट्स like bank entry or postal dispatch follow a regular course unless proven otherwise। यही बात है, अगर कोई भी बैंक है, कोई भी पोस्ट ऑफिस है, वहां पे अगर कोई रूटीन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है तो कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम करता है कि ये जो फैक्ट है किसी भी एक काम हुआ है या नहीं हुआ है उसको प्रूव करने के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर ऑफिशियल प्रोसीजर हमेशा फॉलो किया जाता है कहीं पे तो वो ऑफिशियल प्रोसीजर वो केस के लिए रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 14। सो फाइनली वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये एक समरी टेबल है। आज हम जो भी पढ़े सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 14 तक आपका जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर का एक सब सब चैप्टर है आपका क्लोजली रिलेटेड फैक्ट्स का। ये पूरा उसका समरी टेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट है इसमें आपका बीएसए का सेक्शन नंबर मेंशन है। यहाँ पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंडियन आईईए मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन है, क्या सब्जेक्ट है और कंसेप्ट क्या है। ये समरी टेबल है। तो हम आज क्या पढ़े, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 14 तक हम देखे, जिसमें सेक्शन 3 को हम एक क्या क्या बोले थे हम उसे, गेट कीपर फॉर एडमिसिबिलिटी। ठीक है, और सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 14 तक ये सारे सेक्शन क्या थे, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। ठीक, ये दोनों से रिलेटेड जो भी एविडेंस होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं। और सेक्शन 4, ये जो सेक्शन 3 था ये बीएस आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 में था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न आप मार्क कर सकते हैं, जो आपका बीएसए में सेक्शन है वो सेक्शन से +2 अगर आप कर लेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन थे। जैसे यहाँ पे 3 बीएसए में 3, तो एविडेंस एक्ट में 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ये सारे वैसे भी है। 2 सेक्शन प्लस कर देंगे तो जो सेक्शन आएगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट का था, वो तो रिपील हो चुका है, अभी नहीं है वो। हम बीएसए के ऊपर फोकस करेंगे। मैं जस्ट मेंशन कर दिया हूँ, अगर कोई इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में जानना चाहता है तो इसको रेफर कर सकता है। और सेक्शन 4 सेक्शन 4 में हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जैसे पढ़े थे। वहां पे क्या था इंपोर्टेंट में बोला था आपको, सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक ही हैपनिंग में वो होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस होने से वो जो भी फैक्ट है वो फैब्रिकेशन नहीं होगा, वो इमोशनल आउटबर्स्ट से जेन्युइन मतलब वो ज्यादा क्रेडिबल होगा। ठीक है, और सेक्शन 5 में हम क्या पढ़े थे, ऑकेजन, कॉज और इफेक्ट, ये तीनों को पढ़े थे। इसमें इमीडिएट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 6 में हम क्या पढ़े थे, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, जो मेन से और एक्टर स्टेज के बारे में हम पढ़े थे, ये वाला कंसेप्ट था। सेक्शन 7 में हम क्या देखे, कोई भी फैक्ट ऐसा हो जो आपका फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करे या फिर इंट्रोड्यूस करे, जिसमें हम टेक्स्ट आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पढ़े थे। ये आपका आइडेंटिटी और कंटेक्स्ट को सेट करे। आइडेंटिटी और कंटेक्स्ट किसका, कोई भी चीज का, कोई भी पर्सन का, या फिर कोई भी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का। ठीक है, सेक्शन 8 में क्या पढ़े हम, कॉन्स्पिरेसी पढ़े, जिसमें हम ये पढ़े कि हर एक कॉन्स्पिरेटर दूसरे कॉन्स्पिरेटर के एजेंट जैसे होते हैं। ठीक है, अगर कॉन्स्पिरेसी शुरू होने से शुरू होके कॉन्स्पिरेसी खत्म होने तक जो भी मतलब फैक्ट्स निकल के आता है वो सारा हर एक कॉन्स्पिरेटर के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है, जिसमें हम एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप के नजरिए से उसे पढ़े थे। ठीक है, देन सेक्शन 9 में हम प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में पढ़े। अगर एक जगह पे मर्डर हुआ है और एक्यूज दूसरी जगह पे था तो इनकंसिस्टेंट फैक्ट है, वो दोनों मेल नहीं खाते, तो हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल जो भी फैक्ट आपका फैक्ट इन इश्यू को प्रोबेबिलिटी को शो करता है या फिर इम्प्रोबेबिलिटी को शो करता है, वो आपका रेलेवेंट हो जाता है। सेक्शन 10 में हम क्या पढ़े थे, कंपेंसेशन कैलकुलेट करने के लिए जो भी फैक्ट्स कोर्ट को हेल्प करते हैं वो सारे फैक्ट्स भी रेलेवेंट हो जाते हैं क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन कैलकुलेट करने के लिए। 11 में हम क्या पढ़े, राइट और कस्टम। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई राइट या कस्टम क्लेम करता है तो उसको क्या शो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्रूफ मतलब एविडेंस शो करना पड़ेगा जो प्रीवियसली कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई इंस्टेंस को शो करता है। जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, प्रीवियस केस का कोई डिक्री हो गया,
ठीक है? तो ट्रांजैक्शन इंस्टेंसेस वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 12 में स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, जहाँ पे स्पेसिफिक इंटेंशन और नॉलेज का जरूरत होता है, जहाँ पे हम वो घोड़ा चुराने वाला एग्जाम्पल को देखे थे। ठीक है? तो और कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में क्रूएल्टी को लेके कोई एक्यूजेशन है, वो वाला एग्जाम्पल भी हम देखे थे। उसमें क्या था, आपका कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब केस को ज्यादा सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंटेंशन या फिर कोई स्पेसिफिक नॉलेज का रेलेवेंस आ जाता था। नेक्स्ट आपका सेक्शन 13 में क्या देखे, कोई भी एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, वो प्रूफ करने के लिए जो सीरीज ऑफ सिमिलर एक्ट पहले से होगा, वो जो फैक्ट होता है वो आपका रिलेवेंट हो जाता है। और फाइनली हम सेक्शन 14 में क्या देखे, कोई पर्टिकुलर एक रूटीन प्रोसीजर है, कोई भी बिजनेस रूटीन प्रोसीजर है, ऑफिशियल रूटीन प्रोसीजर है, वो भी कोई एक चीज हुआ है या नहीं हुआ है उसका प्रूफ के मतलब उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए वो कोर्स ऑफ बिजनेस वाला फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट 2 का चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, उसका एक सब चैप्टर जो क्लोजली क्लोजली रिलेटेड फैक्ट्स के ऊपर था। सेक्शन 3 था आपका एक इंट्रोडक्शन सेक्शन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पूरा चैप्टर का। और सेक्शन 4 से सेक्शन 14 तक आपका क्लोजली रिलेटेड फैक्ट्स का एक सब चैप्टर था। ठीक है? तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। I hope that the content will help you in your academic courses or judiciary examination preparation. So, if you like this content, so you can subscribe to my channel. You can hit the bell icon so that whenever I will upload new contents, you will get notified. This is the first class of the BSA series. I will create a full lecture series on BSA. So, you can like the content. You can share also with your friends. So, this is for today. Thank you.